सभी बच्चों को नमस्कार। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में कहानी कैसे लिखते हैं, नाटक कैसे लिखते हैं और कविता कैसे लिखते हैं, ये 5 मार्क्स की आएगी। तो हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिया था कविता का लेखन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाटक लिखने का व्याकरण, कि नाटक कैसे लिखा जाता है। आप सभी जानते हैं नाटक भी काव्य की एक विधा है, लेकिन नाटक कहानी, उपन्यास आदि विधाओं से अलग है। नाटक को पढ़ने के साथ साथ हम इसको देखते भी हैं। रंगमंच पर, स्टेज पर इसका अभिनय भी किया जाता है। इसलिए कुछ मायनों में नाटक हिंदी साहित्य में काव्य की अन्य विधाओं से अलग है। तो आइए हम नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विजय तेंदुलकर मराठी नाटककार ने लिखा है कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। इस तरह से ये विचार मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर जी के हैं। आप जानते हैं जिस तरह से कहानी में कहानी के तत्व होते हैं, उसी तरह से नाटक के भी तत्व होते हैं। उपन्यास और नाटक के तत्व लगभग समान होते हैं, लेकिन इसमें एक अभिनेता का या गुण अलग से होता है जो रंगमंच पर, इसके लिए एक सफल नाटक के लिए रंगमंच का होना जरूरी है। तो लगातार ये प्रश्न सामने आता है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है, फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। उसकी निजी विशेषता क्या है कि अन्य जो विधाएं हैं, कहानी है, उनको हम पढ़ सकते हैं। बाकी ये पढ़ने के साथ साथ नाटक को देखा भी जा सकता है। ये दृश्य काव्य में आता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो ये कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सब दृश्य काव्य में नहीं आते, इनको हम पढ़ सकते हैं। बाकी नाटक जो है इसकी एक अपनी निजी अलग विशेषता है, वह ये कि दृश्य काव्य में इसको देखा जा सकता है, इसको रंगमंच पर इसका अभिनय किया जाता है। तो दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है, वह है इसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। तो नाटक की पहली है कि ये लिखित रूप में होता है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा जाना चाहिए कि इसको रंगमंच पर अभिनय किया जा सके। तो इसमें इसकी लिखित रूप में इसमें दृश्यता का भाव होना चाहिए, जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है। कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सब जो हैं वो इनका अंतिम रूप लिखित ही होता है। एक लेखक लिखने के बाद में उसकी तीसरी हो जाती है, बाद में पाठक उसको पढ़ते हैं। लेकिन नाटक में लिखने तक ही सीमित नहीं है, लिखने के बाद में उसका रंगमंच पर अभिनय कैसे किया जाता है वो भी इसमें देखना होता है। तो अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, वही एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है, वो संपूर्ण पूरी तरह से खत्म नहीं होता। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, जब उसका अभिनय किया जाता है, जब उसको रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, तब जाकर उसमें पूर्णता आती है, तब वो कंप्लीट होता है। निष्कर्ष ये है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती है, पर नाटक पढ़ने, सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो इस प्रकार का हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने और लिखने तक ही सीमित है, लेकिन नाटक
पढ़ने, लिखने और देखने का भी इसमें तत्व आता है। वह देखने का भी भाव इसमें छुपा हुआ है, इसमें देखने का भी अंश होता है। तो नाटक लिखते समय नाटककार को सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए समय का प्रबंधन, समय प्रबंधन होना चाहिए कि एक नाटक को लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इस रंगमंच पर इसको कितने समय में इसका अभिनय किया जा सकता है। तो समय का बंधन इसमें पहली शर्त है। नाटक को लिखते समय पहली शर्त है समय का बंधन। समय का ये बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए ये नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही समायोजित करना पड़ता है। नाटक की एक और अन्य विशेषता ये है कि नाटक उसकी जो कथा वस्तु है, उसका जो विषय है, नाटक की जो कथा वस्तु है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो विषय है, चाहे वो भूतकाल से हो या भविष्य यानी फ्यूचर का काल से हो, टेंस से हो, लेकिन उसका रंगमंच हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। नाटक का जब दृश्यांकन किया जाता है, उस पर उसको दिखाया जाता है, तो उसकी सारी घटनाओं को वर्तमान काल में दिखाया जाता है। इसलिए नाटक हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है, चाहे उसकी घटनाएं ऐतिहासिक हो या फिर भावी हो। तो ये नाटक में समय का बंधन होता है और इस समय के बंधन में नाटक को हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाना चाहिए। तो कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारे आंखों के सामने एक बार फिर घटित होना होता है। समय को लेकर एक और तथ्य ये है कि साहित्य की दूसरी विधाओं यानी कहानी, उपन्यास, फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं। अन्य विधाओं को पढ़ते समय हम बीच में रुक जाए, बाद में अलग से, लेकिन नाटक एक बार शुरू हो गया तो फिर उसका मंचन जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसको देखना है। कुछ समय बाद फिर से वही शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। एक नाटककार को ये भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। तो नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए कि उसको समय शब्दों का इस तरह से चयन करना चाहिए कि उसको हम दृश्य रूप में दिखा सके। दूसरा, उसको समय का पालन करना चाहिए, समय का बंधन उसके पास होना चाहिए। उसको नाटक, चाहे उसकी कथा वस्तु, उसकी घटनाएं भूतकाल से हो या भावी में कोई घटने वाली हो, भावी विषय को लेकर कोई नाटक लिखा जाता है तो नाटक को हमेशा वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो इस तरह से, और तीसरा बिंदु हमें ये देखना होता है कि जब हम नाटक को लिखें तो उसकी समय सीमा कितनी होनी चाहिए कि एक दर्शक कितनी देर तक बैठे रह सकता है। ऐसा ना हो कि हम 5 घंटे वाला नाटक लिखें और दर्शक देखते देखते बोर हो जाए। तो इसमें दर्शक की कितनी क्षमता है, उस क्षमता को, उसके समय को ध्यान में देकर लिखना चाहिए। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी उसी जरूरी, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को भी देखें तो उसमें भी नाटककारों से अपेक्षा की गई कि नाट्य के हर एक अंक को की अवधि कम से कम 40 मिनट की हो। मतलब एक नाटक में 3 अंक होते हैं तो उस एक अंक में कम से कम 48 मिनट की अवधि हो। अब दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। पहला महत्वपूर्ण अंग था समय का बंधन, दूसरा महत्वपूर्ण इसमें शब्द। कहानी, उपन्यास, इन सब में भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाटक में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उन शब्दों को मंच पर दिखा सके, उन शब्दों के आधार पर उसका मंच सजा सके, उसको दृश्यांकन किया जा सके। वैसे साहित्य की सभी विधाओं में के लिए आवश्यक होता है, पर साहित्य की 2 विधाओं कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। हमने कविता पढ़ा था कि कविता में शब्दों में बिंब चित्रात्मक होना चाहिए, उसके प्रतीकात्मक उसके शब्द होने चाहिए। इसी तरह इसमें
नाटक में दृश्यांकन होना चाहिए। शब्दों का विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। तो नाटक में शब्दों का विशेष महत्व है। नाटक में शब्दों को शरीर, उसका शरीर कहा जाता है। इस नाटक के आंगिक, वाचिक, देहिक, इस तरह से ये नाटक के अंग होते हैं। उसमें वाचिक जो होता है वो शब्द होता है और शब्द जो है नाटक का शरीर कहा गया है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथन का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण करते हैं। यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नैरेटिव विधा कह दिया जाता है। ये कहानी और उपन्यास को, उसमें केवल शब्दों के माध्यम से ही वर्णन किया जाता है, लेकिन नाटक में शब्दों के साथ साथ उसमें दृश्य भी होता है। तो शब्द का चयन ऐसा होना चाहिए कि उसको हम दृश्यांकन किया जा सके। कविता इससे आगे है। इसके लिए शब्द, बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इसी कारण साहित्य को सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है, क्योंकि कविता में जो शब्द होते हैं वो प्रतीकात्मक, बिंबात्मक होते हैं। वैसे कहानी या उपन्यास में भी वर्णन घटित होता है, लेकिन ये अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। एक जो कवि होता है वो एक अच्छा नाटक लिख सकता है, क्योंकि कविता लिखने के लिए एक शब्द, चित्रात्मक शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और वो चित्रात्मक भाषा नाटक के लिए भी जरूरी होती है। वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर है। शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे दिमाग में दृश्य उत्पन्न हो जाए और अपने शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। यह कहा गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से ज़्यादा वह ध्वनित करे, उसकी आवाज़ आए, मतलब ध्वनित है। उसको इस शब्दों का ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए कि उन शब्दों को सुनने से एक दृश्य हमारे सामने आ जाए और वही दृश्य फिर रंगमंच पर दिखाया जाता है नाटक के माध्यम से। जो लिखा या बोला नहीं जा रहा, नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। नाटक का एक मौन दृश्य जो है एक कहानी या उपन्यास के 20 पेजों की बराबरी कर सकता है। नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य यानी उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना विधि से पिरोना होता है। पहले उसके कथ्य को, उसकी जो कहानी है उसका जो है उसको लिखना पड़ता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ होनी चाहिए, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। मतलब कहानी लिखते समय इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम कहानी लिख रहे हैं वो केवल पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी देखने के लिए है। तो नाटक का कथ्य ऐसा होना चाहिए जिसको रंगमंच पर दृश्यांकन किया जा सके, दिखाया जा सके। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों को चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए, फिर वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़े, यह कला उसे आनी चाहिए, अवश्य आनी चाहिए। यानी कि उसे एक अच्छा संपादक भी होना चाहिए कि जो कहानी में घटनाएं हैं उन घटनाओं को उसको क्रम में रखना चाहिए। घटनाओं का क्रम, पहले कौन सी घटना घटित होनी चाहिए, बाद में कौन सी घटना आनी चाहिए, ये क्रम, इन क्रमों का ध्यान रखते समय उसको नाटक की कहानी लिखनी चाहिए और कहानी ऐसी होनी चाहिए कि उसका हम मंचन कर सके। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। जब इसमें नाटक में पात्र होते हैं,
इसमें पात्र होते हैं और दो पात्रों के बीच में जो क्रियाकलाप होता है, बातचीत होती है, वही होता है संवाद। संवाद के माध्यम से नाटक या एकांकी की घटना कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे किसी विधा के लिए ये कतई जरूरी है ना, कहानी उपन्यास इसमें संवाद का होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए नाटक के लिए संवाद अनिवार्य तत्व है, क्योंकि इसको पर्दे पर दिखाया जाता है और दो व्यक्तियों एक नाटक के रूप में संवाद का होना बहुत जरूरी है। लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और आत्मोपवाद, उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य है। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में आरंभ से की गई है। तो नाटक में एक नायक होता है, अभिनायक होता है, खलनायक होता है, सहायिका होती है, नौकर होते हैं, ये सब विभिन्न पात्र इसमें जो लोग हैं कहानी के आधार पर इसमें कई पात्र होते हैं। वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटककार को एक कमजोर नाटककार से लगती है? वह संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित होकर क्रियात्मक होना, कि संवाद ऐसे होने चाहिए जिसमें एक्शन हो, या दृश्यात्मक होना, लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे और अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सब टेक्स्ट कहा गया है। मतलब मौन है, कई बार कुछ बोलते बोलते चुप हो जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह देता है। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज्यादा संभावना होगी, वह नाटक उतना ही सफल होगा। उदाहरण के लिए हेमलेट का प्रसिद्ध संवाद डू बी और नॉट टू बी, या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, संवाद अगणित संभावनाओं को उजागर कर देता है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, उनका एक संवाद जो है, उसकी एक लाइन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये इस एक पंक्ति में कितने न जाने कितने भाव छिपे हुए हैं। तो इस तरह से नाटक में अभिव्यंजना ज़्यादा होनी चाहिए, नाटक में गहन अर्थ छिपा होना चाहिए। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। रंगमंच पर आकर दो पात्र आपस में संवाद करते हैं, वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर नहीं सकता। इस कारण इसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मजे की बात है कि जिस नाटक में इस तरह के असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। जब दो पात्रों में दोनों एक दूसरे की विचारों से में गतिरोध होगा, तनाव होगा, तो उनमें जो तनाव होगा, जो संवाद होगा, उस संवाद से नाटक और अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनेगा। उदाहरण के लिए हम अंधायुक्त, तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार व्यवस्था अथवा तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए, वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा पे नहीं रही। यही वजह है कि हमारे आधुनिक नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि नाटक में नकारात्मक जो पात्र होते हैं वो ज़्यादा और जोश पैदा करते हैं और वो दर्शकों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाए वे सपाट, सतही और टाइप्ड न हो। जिस प्रकार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों को विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो भी कुछ कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवाद से ही अभिव्यक्त करता है। इसलिए नाटक में दो पात्रों के बीच में संवाद बहुत जरूरी है। लेकिन
ऐसा कभी भी न लगे कि वह पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हो। ऐसी स्थिति में नाटक नाटक न कर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाता है। ऐसा टाइप्ड नहीं होना, एक निश्चित शब्द नहीं होना चाहिए, उसमें सारे भाव, रोमांस, हास्य, विरोध, सारे शब्द उसमें, सारे भाव उसमें आना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवित प्राणी होते हैं, न कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। अतः संवाद जितने ज़्यादा सहज स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छूएंगे। यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय भाषा की सरलता से कदापि नहीं है। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे हो, स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शकों तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अर्थात जो भी संवाद हो, जो भी शब्द हो, वो सिचुएशन के अनुसार होने चाहिए, वातावरण या परिवेश के अनुसार होने चाहिए। इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाषा में ये विशेषता देख सकते हैं। इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल उस शिल्प और संरचना का भी है जिसके भीतर से नाटककार अपने कथ्य को व्यंजित करता है। तो नाटक का एक शिल्प, एक बनावट ऐसी होनी चाहिए। आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद है। सबसे पहले तो स्वप्नवास विद्वता, अभिज्ञान शाकुंतला, मृच्छकटिकम और उत्तरराम जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दों में शास्त्रीय कहते हैं। एक लोक नाटकों का फॉर्म है जिसे कोई लिखित आलेख नहीं है, सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से गठित हुआ है। पारसी नाटकों का अपने एक अलग शिल्प है, मतलब अलग अलग तरीके के नाटकों की बनावट है। भारतीय नाटक अलग है, पारसी शिल्प नाटक है, संस्कृत के जो शास्त्रीय नाटक अलग है। तो ये शिल्प की जानकारी भी नाटककार को होनी चाहिए, जो शेरो शायरी, गीत संगीत और अतरंगी संवादों पर आधारित होता है। इब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो मुख्यतः गद्य पर आश्रित है। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक की अपनी अलग अहमियत है, जो गली चौराहे पर किसी समस्याओं को समाधान के लिए छोटे छोटे लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं। यह नाटककार को तय करना है कि इसमें से किस तरह के शिल्प का चुनाव करे, अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करे, अथवा इन सबको छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत हो। प्राय कहा जाता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, यही सही स्थिति है। लेकिन जब जब नाटककार ने पहले शिल्प या संरचना को निश्चित कर लिया, फिर उसमें किसी कथ्य कहानी को फिट करना चाहा तो ऐसी कोशिशें बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई है। तो इस तरह से नाटक अन्य काव्य विधाओं से अलग होता है। तो इसमें ये जो दिया है एक मतलब कि नाटक, इसको हम पढ़ लेते हैं। नाटक ही एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबंध हो, लेकिन उसे वर्तमान में घटित होना पड़ता है। इसलिए नाटक हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है। नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है और फिर उन घटनाओं को सही क्रम में रखना पड़ता है। एक अच्छा नाटक वही है जो कथाओं को अपनी बहस मुभाविसु से आगे बढ़े, अर्थात उसमें आपसी संवाद हो, आपसी विचार विमर्श हो, हाँ, दो संवादों के माध्यम से घटनाएं आगे बढ़े। नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर ही होता है कि दो जो पात्र है, जब उनमें संवाद होता है तो दोनों एक विपरीत विचारधारा के लोग होंगे, तो नाटक अधिक प्रभावशाली और सशक्त बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें कि नाटक को लिखने के लिए समय का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें संवाद ऐसा होना चाहिए, उसमें नाटक की जो कहानी है उसका विषय ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकें। बस आज इतना ही, धन्यवाद।